नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, टीजीटी मैथमेटिक्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। समुच्चय सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे कल, और जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी का आज दूसरा क्लास। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने जो है सेट को समझा था, समुच्चय क्या होता है उसकी परिभाषा को जाना था। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि वो किन किन रूपों में लिखा जाता है, जैसे कि एक रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है और दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म, या जिसको आप जो है प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये दो फॉर्म विशेष करके इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी किया था। दोस्तों, एक स्टूडेंट का जो है एक ऑब्जेक्शन है या एक प्रश्न पर उनका जो है एक कन्फ्यूज़न है कि किसी कक्षा के सभी बालकों का जो समुच्चय है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। देखिए, समुच्चय होने के लिए तीन चीज़ें कल मैंने बताया था ज़रूरी होती हैं। पहला, वो जो कुछ एलिमेंट का संग्रह होना चाहिए, और वो जो एलिमेंट हो वो वेल डिफाइंड हो, ठीक है, सुपरिभाषित हो। अब देखिए, अगर हमें किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की बात करनी हो तो हम कह देंगे कि फला स्थान पे जितने व्यक्ति हैं उनका एक कलेक्शन चाहिए, तो उस कलेक्शन बन जाएगा, वो एक समुच्चय बन जाएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है। हमने कह दिया कि फला स्थान में। उसी तरह से फला क्लास में बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, जो भी है उनका एक कलेक्शन बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत कहाँ पे आती है, मतलब कहाँ पे समुच्चय नहीं होता, किस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो हमने आपको बताया था कि जैसे जब किसी की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि की बात की जाए, जैसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की संख्या भारत के, ठीक है, तो जो भारत की सर्वश्रेष्ठता की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो बल्लेबाज में मतलब कोई जो है वनडे के लिए बेस्ट है, कोई जो है टेस्ट मैच के लिए बेस्ट है। हम कोई एक वेल डिफाइंड उसको नहीं कर सकते ना, उसको हम कोई अच्छी परिभाषा नहीं दे सकते यूनिक। इसी तरह से सभी अच्छे साहित्यकारों की बात की गई थी। तो सभी साहित्यकारों की बात की गई थी, तो जो सभी जो है अच्छे साहित्यकार हैं, तो अच्छे साहित्यकार की क्या डिफिनीशन है, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है, अपने नज़रिए से होता है। तो जहाँ पर डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है, तो वो अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग लागू होते हैं। पर्सन टू पर्सन सबकी क्वालिटी वेरी करती है। लेकिन यहाँ पर जब हम कहते हैं सभी एक क्लास के सभी बालकों की बात करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों हम उनके गुण धर्म की बात नहीं करते, सिर्फ हम उनकी बात करते हैं कि वो एक क्लास में हैं। तो डिफाइन तो हो गया ना, एक क्लास में 50 बच्चे हैं या 100 बच्चे जो भी हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और चलते हैं, आज शुरू करते हैं, सेट को आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या नई चीज़ें हमें आज सीखनी है। तो कल ही मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दिया था कि जैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से एक बार रिवीजन हल्का सा कर लेते हैं। जैसे सेट को हम कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट को जब हम लिखते हैं मझले ब्रैकेट में, और उसके अंदर जो है जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं। एलिमेंट्स अगर जो है लेटर्स में लिखने हैं तो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है, और उनके बीच में कॉमा लगाते हैं। इतनी सी बातें आपको पता है। एक बात और हमने कही थी, अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कौन सा नंबर सिस्टम, मतलब कौन सा नंबर, जैसे नेचुरल नंबर है उसको आप कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो आपके पास, ठीक है, ये हो अगर 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर है। इसके कलेक्शन का अगर सेट है तो इसको हम ABCD से हालांकि रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है हम कैपिटल N से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये एक यूनिकनेस है। ये
क्योंकि हम जानते हैं नेचुरल नंबर को ही हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए हम नेचुरल नंबर के सेट को भी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो आपके रियल नंबर हैं, रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स जो भी हैं उनको हम जेड से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर्स का जो सेट है उसको कैपिटल जेड से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। और जो आपकी रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्याएं हैं, उन्हें आप क्यू से जो है डिनोट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, इनका आगे उपयोग होगा, और जब होगा तो वहाँ पर डिटेल में चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि एक होता है नल सेट या रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? इसको नल सेट भी बोलते हैं, नील सेट भी बोलते हैं, और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट। देखिए दोस्तों, कोई ऐसा सेट जिसकी हम अगर कल्पना करें कि उसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। अगर कोई ऐसे आपसे बात करे कि कोई भी सेट होता है, सेट तो संग्रह होता है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। तो अगर वेल डिफाइंड एलिमेंट्स को सेट कहते हैं, और अगर कोई कहे कि हमारे पास एक सेट है, और आपसे कह रहा है कि मेरे पास एक सेट है, जब उसने सेट को ओपन किया तो उसमें कुछ था ही नहीं, खाली था, तो उसे क्या बोलेंगे? खाली है, एम्प्टी है, तो उसको आप एम्प्टी सेट कहते हैं। जैसे कोई सेट है ए, सपोज दैट उसे ए यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, इसमें कुछ नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। तब ये सेट क्या कहा जाएगा? दिस सेट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट। अब देखिए, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फाई का प्रयोग करते हैं इसका, और या फिर एक दूसरा है, इस तरह का हम डिजाइन बना देंगे, इससे भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? रिक्त समुच्चय को। तो ये बातें रिक्त समुच्चय के बारे में आप लिख लीजिए। और रिक्त समुच्चय की एक खासियत ये होती है कि ये सभी सेट का सबसेट होता है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे सबसेट क्या होता है, ठीक है? सबसेट होता क्या वो भी देखेंगे। तो आप पहले तो एम्प्टी सेट के बारे में नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया एम्प्टी सेट। थोड़ा सा हम देख लें कि सबसेट क्या होता है। हमने सेट पढ़ा था, सबसेट क्या होता है? एक मिनट। सबसेट या उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है भाई? देखिए, जैसे कोई समुच्चय है, मान लीजिए कोई समुच्चय आपके पास है ए, कंटेन्स 1 2 4 7 9 10 12, ये एलिमेंट्स हैं इसमें। और दूसरा आपका कोई सेट है बी, जिसमें है जिसमें 7 4 2 10। ये देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देखिए एक एक कुछ सेट हैं जो यहाँ पर हैं, जैसे 7 है, 4 है, 9 है, 10 है, 2 है, लेकिन 12 यहाँ पर नहीं है, 1 यहाँ पर नहीं है। तो क्या ए इसका सबसेट होगा? नहीं होगा। सबसेट कौन है? बी के देखिए क्या सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में शामिल हैं। देखिए 7 भी है, 4 भी है, 2 भी है और 10 भी है। तो बी के सारे सेट बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में, इसलिए हम क्या कहेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ये जो सबसेट का जो चिन्ह है दोस्तों, ये इस तरह से लगता है सबसेट। तो बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है? सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज और, अगर इस तरह से लिखें ए
डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये भी सही है क्योंकि ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन बी ए का सबसेट है। एक और होता है दोस्तों, इसका नाम दिया गया है अधिसमुच्चय, ठीक है, अधिसमुच्चय। जैसे बी ए का सबसेट है तो ए बी का जो है अधिसमुच्चय कहलाएगा। अगर बी उपसमुच्चय है तो ए जो है अधिसमुच्चय कहलाता है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, ठीक। तो जैसे अगर हम ये लिखें कि कोई सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है, इसके सभी सब सेट को हमें लिखना है। तो इसका एक सेट तो क्या बन जाएगा, एक सेट तो बनेगा, अगर उसका हम नाम रखें A1 इज इक्वल टू, उसमें एक एलिमेंट ये होगा, A2 बराबर क्या होगा, एक एलिमेंट होगा 2, A3 क्या होगा, एक एलिमेंट होगा 3, A4 क्या होगा, एक एलिमेंट होगा 1 2, A5 क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट होगा जिसमें 2 3 होगा, A6 क्या होगा, एक एलिमेंट होगा जिसमें 1 और 3 होगा, A7 क्या होगा, 1 2 3 होगा, और A8 क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। देखिए, सेट ए में एलिमेंट है एक और इसमें प्रेजेंट है एक, यानी A1 में जो एक है ये इसमें रिप्रेजेंट है, इसमें जो है इसमें जो है प्रेजेंट है, इसलिए जो है ये A1 जो है ए का सबसेट है। A2 सबसेट क्यों है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। A3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे प्रेजेंट है। A4 क्यों है, क्योंकि इसके एलिमेंट 1 एंड 2 हैं, जो कि 1 एंड 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। A5 क्यों है, क्योंकि 2 और 3 यहाँ पर प्रेजेंट है। A6 क्यों है, 1 एंड 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। A7 क्यों है, क्योंकि 1 2 3 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्सेल्फ, ठीक है, कि हर सेट अपने आप का भी उपसमुच्चय होता है, हर समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। एक बात यह भी है, तो ये भी नोट कर लीजिए कि हर समुच्चय अपने आप का उपसमुच्चय होता है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर हमने ये लिखा है रिक्त समुच्चय, यानी रिक्त समुच्चय। अच्छा, इसमें जो है अगर किसी चीज़ में सब कुछ है तो ऐसा भी तो है कि उसमें जो खाली स्पेस भी तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खाली जगह भी इसमें है, तो कहने का मतलब है कि रिक्त समुच्चय, आप इसको केवल इसको याद कर लीजिए कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है, और कोई भी समुच्चय स्वयं का भी सबसेट होता है, कोई सेट स्वयं का सबसेट होता है। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए और चलते हैं आगे। क्या कुछ नया सीखना है हमें आज, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, तो हमने एम्प्टी सेट को देखा और उस समुच्चय के कंसेप्ट को देखा। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो 2-3 उदाहरण हमारे पास यहाँ पर हैं। देखिए, रिक्त समुच्चय आपने लिखा नहीं होगा, तो जैसे रिक्त समुच्चय हम पढ़ रहे थे, रिक्त समुच्चय जैसे कोई सेट है ए, रिक्त समुच्चय क्या हो सकता है, क्या कोई व्यक्ति एक साथ 2 क्लास में पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता। तो अगर कोई कहे कि सेट कंटेन्स x such that x is a student of class 5 and 6, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है। अगर कोई कहे एक सींग वाले घोड़ा
घोड़े की संख्या। क्या एक सींग वाला घोड़ा पाया जाता है? सींग वाले घोड़े होते नहीं, घोड़े की सींग नहीं होती, इसलिए क्या होगा, ये भी एम्प्टी सेट होगा। मतलब इस सेट में जो बातें कही जा रही हैं वो झूठी हैं, वैसे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह की बातें अगर आती हैं और कुछ एल्जेब्रिक फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको कह दिया जाए कि कोई सेट है, अब चूंकि रिक्त समुच्चय को हम इसी से डिनोट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, चलिए, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, ये तो पहले से पता चल जाएगा कि रिक्त समुच्चय है, क्योंकि हम इसको जज कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख दिया जाए कि x सच दैट x एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, -5 इज इक्वल टू 0 इस रेशनल नंबर, या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, या ऐसे लिखें x बिलोंग्स टू q, ऐसे लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, x परिमेय संख्या है और x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो क्या इस इक्वेशन को ये बात सेटिस्फाई कर रही? देखिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू √5, तो √5 जो 5 है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है ही नहीं। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये जो सेट है ये क्या है, एम्प्टी सेट है, ये नल सेट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल्स को देखा। आई होप कि आप अब रिक्त समुच्चय को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और इसके तुरंत बाद जो हमने अभी आपको सबसेट बताया था, उसका उद्देश्य यही था कि आपको ये भी बताया जा सके कि रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है या सबसेट होता है। देखते हैं आगे और क्या चीजें हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स से पहले हम आपको कुछ चीज़ें और बेसिक बातें बता दें। देखिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेंगी हम वहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बताते चले जाएंगे, क्योंकि उसी के बाद उसका उपयोग होने वाला होता है। ठीक है, जैसे जो किसी भी सेट होता है, कोई सेट होता है ना, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अगर एलिमेंट्स को हम काउंट करें, उनके नंबर को काउंट करें, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जैसे कोई सेट है A बराबर AEIOU, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसको लिखेंगे NA इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, है ना। अगर कोई सेट है B इज इक्वल टू 1 2 3 4 7 12, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये है 6। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और इसको काउंट करके ऐसे लिखते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं परिमित और अपरिमित सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। देखिए, परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट किया जा सके। ठीक है, उनकी संख्या लिमिटेड हो, निर्धारित हो, वो फाइनाइट सेट कहे जाते हैं। जैसे कोई सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखिए इसको काउंट करना भी आसान है, 5 इसमें एलिमेंट हैं, तो ये कैसा है, परिमित समुच्चय है।
इसके अलावा थोड़ा सा कठिन उदाहरण लीजिए, जैसे एज इक्वल टू सेट कंटेन्स एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज ए अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं, बस खाली इतना ही अगर लिखा है। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है और बताना है कि इसमें कितने सेट होते हैं, तो ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं क्वेश्चन में भी, क्योंकि 2 2 जा 4, तब आसानी होगी। तो देखिए, समझने की बात है कि इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 2x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस 1 बचेगा, प्लस फिर 2 कॉमन होगा, x प्लस 1 बचेगा बराबर 0, यानी x बराबर -1 आ गया, और x बराबर यहाँ पर भी -1, दोनों केस में s का मान -1 आया। तो कहने का मतलब क्या है, s के 2 ही मान यहाँ पर आएंगे ना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड है, यानी ये जो समुच्चय है ये परिमित समुच्चय है। कुछ और उदाहरण लेते हैं परिमित समुच्चय के, जैसे इस समय विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुष, आपकी बुक में दिया हुआ है। जैसे कोई समुच्चय सी है, बराबर लिखा है इस समय देश के विभिन्न भागों में रहने वाले पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या तो गिनी जा सकती है, तो वो क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, इसी तरह से हम बुक से कुछ ले लेते हैं और यहाँ पर आपको समझाते चलते हैं। अगर W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, अगर यहाँ पर W से रिप्रेजेंट करें सप्ताह के दिनों का समुच्चय, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक हम लिख डालें, तो जो 7 दिन है वो क्या है, सीमित है, फाइनाइट है, तो कैसा होगा, फाइनाइट समुच्चय हो जाएगा। अगला है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, कह रहे हैं इसके सलूशन का समुच्चय क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, आप इसको देख के ही समझ गए होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो एक्स का इसमें अंडर रूट निकालेंगे, 16 का तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, एक 4 हो गया, एक -4 हो गया, तो कैसा, फाइनाइट है, क्योंकि 2 ही तो इसके मूल हुए, तो ये भी हो गया। अब आपने परिमित समुच्चय समझ लिया। अब इसका दूसरा जो है दोस्तों, ये पहला था, दूसरा है इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय में ऐसे वस्तुओं का संग्रह होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर की संख्या क्या है, अगर हम n लिखें, n इज इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। अब बताइए, क्या ये फाइनाइट सेट है, क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, इनफाइनाइट है, इसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इसी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अगर कोई समुच्चय है, जैसे कोई समुच्चय है ए, कोई कहते हैं आसमान में, जैसे x दैट x इज स्टार इन
द स्काई। अब बताइए, अगर कोई समुच्चय है कि यक्स है और यक्स आसमान में तारों की संख्या है, आसमान में तारे हैं, तो क्या उसे गिना जा सकता है? क्योंकि उसका विस्तार अनंत है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो इसी तरह से एक और संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा, जब आपने वो पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, तो संख्या रेखा आपको बताई गई होगी। एक होती संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा ऐसे बनती है, 0 -1 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है, -1 -2 -3, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। अब संख्या रेखा पर अगर कोई भी संख्या है, जैसे कि 1 से 0 से 1 के बीच, यहाँ भी बहुत सारे बिंदु हैं, और इन बिंदु को जितना भी आप तोड़ते जाएंगे, ये बिंदु उतने भी टूटते जाएंगे। हर किसी संख्या को 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे आप करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है, मान लीजिए जी किसी संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तो जी क्या परिमित है या अपरिमित है? तो सभी संख्या रेखा के सभी बिंदुओं पर, तो सभी बिंदुओं की बात किया है, तो जैसे बिंदु तो 0 से 1 2 3 4 5 अनंत तक तो ऐसे ही चला जा रहा है, इधर भी अनंत है, ये तो डबल अनंत हो गया, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमित हो जाएगा। इसको तो काउंट करना और भी मुश्किल है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय देखा ही था। अगर कोई कहे विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो दोस्तों विषम प्राकृतिक संख्याओं में भी वही बात लागू होगी जो प्राकृतिक संख्याओं में लागू हुई थी। जैसे प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं, उसमें केवल सम संख्या आप हटा देंगे, लेकिन सम के बाद विषम तो आता ही है। सम जैसे एक आया, फिर दो सम है, 2 को हटा दिया आपने, 3 आया, 3 के बाद आपका 5 आ गया। इसी तरह से जो विषम संख्याओं का जो सेट होगा वो भी तो अनंत होगा, तो वो भी तो अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर्स आप जानते हैं कि 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक, और 0 से पहले -1 -2 -3 तक, ये सारी चीज़ें पूर्णांक में आती हैं। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है, ये भी अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता। ये बात सही है। रोस्टर हमने यहाँ पर देखा था ना, कुछ चीज़ों को हम रोस्टर फॉर्म में लिख दे रहे थे, और कुछ चीज़ों को डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहे थे। मतलब जो आपका जो दूसरा मेथड है, ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड जिसे कहते हैं, उस फॉर्म में हम लिखते थे। जैसे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का वर्णन इस रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस समुच्चय के अवयवों का विशेष पैटर्न नहीं होता है। वास्तविक रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स का आप जो है, रियल नंबर्स को देखिए, जैसे आपने नेचुरल नंबर लिया, तो भैया नेचुरल नंबर का एक पैटर्न होता है, 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, और आप ऐसे डाट डाट करके आप इनफाइनाइट लगा देते हैं, और आप समझ जाते हैं कि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, आप एक एक जोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये एक निश्चित पैटर्न पर है। ठीक है, लेकिन दोस्तों रियल नंबर जो होते हैं उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम उसको जो है इस रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, यही बात कहा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। तो इसको अच्छे से सीख लीजिए, हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं और आपको बताना है कि परिमित है कि नहीं है। ठीक है, पहला समुच्चय है x बिलोंग्स टू n और एंड x - 1 x - 2 = 0। एक ये है, दूसरा है x बिलोंग्स टू कैपिटल N और
यक्स स्क्वायर बराबर 4, और तीसरा है यक्स बिलोंग्स टू एन और 2x - 1 = 0, और अगला है यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन और यक्स एक अभाज्य संख्या है, और अगला है यक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन और यक्स विषम है, विषम। देखिए अब यहाँ पर आइए, ये सारे क्वेश्चंस है, आपको बताना है कि इसमें से कौन से समुच्चय परिमित है, कौन से अपरिमित हैं। अब देखिए पहला है यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यक्स - 1 x - 2 = 0। अब देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये है कि नहीं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए यक्स का मान क्या आएगा, x - 1 = 0 लिखेंगे, फिर इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर 1 आ गया, फिर x बराबर 2 आ जाएगा। तो x के कितने मान आए भाई, 2 मान आए ना, तो और दोनों नेचुरल नंबर हैं भी, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ये कौन से हो गए, ये जो है परिमित समुच्चय हो गए, परिमित फाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट है। दूसरा सेट हमारा दिया है सेट कंटेंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर = 4। देखिए x स्क्वायर = 4 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √4, x बराबर ±4। बताइए x बराबर जो 4 आया है ये तो नेचुरल नंबर है, लेकिन x बराबर -4 जो आया है, क्या ये नेचुरल नंबर है? देखिए ये नेचुरल, सॉरी ये 2, हम भी क्या लिख रहे हैं, 2 -2, तो -2 क्या ये नेचुरल नंबर है? तो ये नेचुरल नंबर दोस्तों नहीं है। x बराबर 2 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नहीं। इसलिए दोस्तों ये जो है इसको एक सेकंड, हमें तो फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। हाँ, हमें नेचुरल नंबर को ही लेना है यहाँ पर, इससे हमें मतलब नहीं, हमें फाइनाइट इनफाइनाइट से मतलब है। तो अगर यहाँ पे माइनस में एक इसका ऑप्शन आता है तो उससे मतलब नहीं, वो तो है ही, लेकिन कम से कम ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये चीज़ तो सही है। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि ये जो है फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो क्योंकि यक्स के जो मान है उनको हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। ठीक, अगला देखिए यक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन x अभाज्य है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं, x अभाज्य संख्या है तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? देखिए अगर x नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारी हैं जो अभाज्य हैं। जैसे अगर आप नेचुरल नंबर का लिस्ट लिखते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ऐसे आता जाएगा। अब देखिए इसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? अभाज्य संख्याएं मैं बता रहा हूँ, एक तो 2 अभाज्य संख्या है, फिर आपका 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 11 अभाज्य संख्या है, इसी तरह से 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है। इस तरह से अनंत तक जितनी ज़्यादा नेचुरल नंबर आप लिखेंगे ये आते जाएंगे। तो ये कैसा है, ये अभाज्य संख्या है, ये कैसा है, ये इनफाइनाइट से थे दोस्तों, इनफाइनाइट, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है। ठीक, अगला जो हमारा है कि x बिलोंग्स टू n और n विषम है। तो भाई चाहे सम की केवल बात कर ले, चाहे विषम की बात कर ले, अगर वो नेचुरल नंबर है तो वो अनंत तक तो जाएगा ही। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। ठीक, तो इसमें देखिए पहला दूसरा तीसरा ये क्या हुए, परिमित समुच्चय हुए, और ये जो है दूसरा तीसरा अपरिमित समुच्चय हुए। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? अगर यहाँ पर भी कोई आपको कन्फ्यूजन है या हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ दिक्कत है तो आप मुझे ज़रूर कहिए, वो चीज़ें हम मैनेज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखते हैं आगे क्या चीज़ें देखना है हमें। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला है एक नए सेट के बारे में। जैसे कि हमने परिमित अपूर्व, देखिए परिमित और अपरिमित समुच्चय दोस्तों ये कोई समुच्चय का प्रकार नहीं है, बल्कि समुच्चय की विशेषता है। ठीक है, समुच्चय का प्रकार में पहला प्रकार हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट पर जो चीज़ डिपेंड करती है उसी को हम समुच्चय का प्रकार कहते हैं, जिसमें उसके एलिमेंटों की बात हो। तो एलिमेंट्स की बात हुई थी रिक्त समुच्चय में, क्योंकि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं थे, इम्प्टी सेट हो गया, खाली सेट हो गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरा अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं परिमित और अपरिमित, तो एक लक्षण है, समुच्चय के लक्षण है कि जिसको हम काउंट कर लें, जो काउंटेबल हो, जो सीमित हो उसको परिमित कह दिया, जो असीमित हो उसको अपरिमित कह दिया। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं, रिक्त समुच्चय पहला प्रकार था। दूसरा है हम आज पढ़ेंगे समान समुच्चय या इक्वल सेट्स। ठीक है, बहुत ईजी है। तो इक्वल सेट क्या होता है, इसकी स्याही को हम भर लेते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए आप। आइए, तो थोड़ा इसमें समय लगेगा, इसका हम प्रयोग करते हैं। इक्वल सेट, देखिए इक्वल सेट या समान समुच्चय, समान समुच्चय। देखिए दोस्तों, नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है कि समान समुच्चय यानी दो समुच्चय हैं, अगर दोनों समान हैं, लेकिन किन बातों में समान है वो हमें देखना है। ठीक है, तो दो सेट हैं, जैसे कोई सेट है ए, 1 2 4 7 6 7 9, और दूसरा है सेट 1 2 4 7 9 6। अब आप बताइए क्या ये दोनों इक्वल सेट हैं या नहीं। देखिए, इक्वल सेट की परिभाषा पहले समझिए। जब समान अवयव दो सेट में मौजूद होते हैं, ठीक है, समान अवयव दोनों सेट में कॉमन होते हैं, तो हम उन दोनों सेट को परस्पर समान समुच्चय कहते हैं या इक्वल सेट कहते हैं। यानी जो नंबर्स, जो एलिमेंट्स इसमें हैं वही अवयव या एलिमेंट इसमें भी होंगे। जैसे 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है। इसके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, मतलब इसका क्रम इधर उधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन दोनों में वो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इनको कहेंगे समान सेट। तो ये जो दोनों सेट हैं, सेट ए और सेट बी, ये आपस में समान समुच्चय कहलाते हैं। अब एक और बात इसमें आती है, एक खास बात और है कि अगर कोई ऐसा समुच्चय है जिसमें किसी एलिमेंट की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, जैसे कि सेट बी है, इस तरह से हमने लिख दिया, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें भी मौजूद है। इस केस में भी दोनों सेट इक्वल सेट कहे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए और देखते हैं हम आगे क्या कुछ नया इसमें है, या इसके कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इक्वल सेट के। देखते हैं बुक में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, समान समुच्चयों को छांटिए, यदि कोई ऐसा युग्म है और कारण भी बताइए। तो समान समुच्चय की बात इन्होंने कहा है। ठीक है, तो कुछ इन्होंने समुच्चय दिए हैं। समुच्चय का मतलब है, जैसे इन्होंने एक दिया है रिक्त समुच्चय, और चलिए देखते हैं। देखिए,
एक प्रश्न इन्होंने दिया है, एक्स है और ये समुच्चय है ALLOY का, और दूसरा समुच्चय है LOYAL। देखिए अंदर जो लिखा जाता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि जैसा कि बुक में कह दिया वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर भी, यहाँ पे O है, यहाँ पर भी O है। ठीक है, L यहाँ पे दोबारा है, यहाँ पे भी दोबारा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। एक बार भी अगर L होता तो फिर भी ये दोनों आपस में इक्वल सेट हो जाते। और चूंकि यहाँ पर बदला क्या है, सिर्फ एलिमेंट्स का जो है स्थान ही बदला है, स्थान बदलने से कुछ नहीं होता। तो ये दोनों X और B आपस में इक्वल सेट होंगे। ठीक है, एक और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बुक से क्योंकि लिखना पड़ता है इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन एक प्रश्न है, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये किस समुच्चय का उदाहरण है? दो से भाज्य विषम, क्या कोई विषम संख्या है जो दो से विभाजित हो सकती है? क्या कोई ऐसी संख्या है? तो देखिए कौन सी ऐसी संख्या है? एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन तो विभाजित होगा नहीं, फिर चार आता है सम संख्या, फिर एक सम संख्या आता है पाँच, पाँच भी नहीं। कोई भी सम संख्या जो है दो से विभाजित होती ही नहीं, कोई भी ऐसी विषम संख्या नहीं जो दो से विभाजित हो जाए। तो ये कैसे सेट की बात कर रहा है? ये रिक्त समुच्चय की बात कर रहा है, एम्प्टी सेट की बात कर रहा है। ठीक, दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, कोई सम संख्या हो जो अभाज्य हो, तो वो कैसा समुच्चय है? जैसे एक समुच्चय है, दो ही तो एक संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य है, और कोई सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो, क्योंकि दो के बाद अगर कोई आता है चार, दो के बाद चार आता है, फिर छः आता है, फिर आठ आता है, एंड सो ऑन। जितनी भी सम संख्याएं हैं सब दो से डिविजिबल हैं, दो से डिवाइड हो जाती है। तो कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य है, दो ही ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है। इसलिए ये जो समुच्चय है इसको कैसा समुच्चय बोलेंगे? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, ये मैंने टाइप पढ़ाना, मैंने अभी नहीं पढ़ाया था आपको। एकल समुच्चय भी होता है, एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय, आप इसमें भी नोट कर लीजिए, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट मौजूद होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक, और तो कुछ खास सब है नहीं, सबसेट हमने आपको पढ़ा ही दिया है। अच्छा, सबसेट में एक और इम्पॉर्टेंट बात जब आपको पढ़ा रहे थे, तो जैसे बिलोंग्स टू की बात हमने कही थी, सबसेट में जब आपको हम सबसेट बता रहे थे, जैसे हमने कहा था कि यदि A इज सबसेट ऑफ B, यानी A के सभी जो है एलिमेंट B में मौजूद है, यानी B बराबर अगर है 4, 7, 9, 10, तो कम से कम A तो बराबर इतना होना चाहिए, 4 या 9 या A में भी 7 या 4। ठीक है, इस तरह से, या इसके सारे सेट यहाँ पे होने चाहिए। तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट जो है 4 है, 4 बिलोंग्स टू सेट A, 9 बिलोंग्स टू सेट A एंड 4 बिलोंग्स टू सेट B एंड ये 9 बिलोंग्स टू सेट B, so that A is subset of B, A is subset of B। इस तरह से हम लिखेंगे। ये लिखने का एक तरीका है।
जैसे कि हम कोई चीज़ बताते हैं ना कि ये इसका सबसेट क्यों है, तो हमें बताना पड़ेगा बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज 4 इज बिलोंग्स टू सेट बी एंड 9 also belongs to set B। यहाँ देखिए 9 belongs to set B, 4 belongs to set B, so that A is subset of B। ओके, तो इन चीज़